हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। बहुत अच्छा काम चल रहा होगा आप लोगों का। सो गाइस, करंट अफेयर की क्लास क्विज़ की मॉर्निंग 5 बजे हम करते हैं दोस्तों। सो मैं आपके सामने करंट अफेयर की इस क्लास को लेके दोबारा से आ गया हूँ। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ तो ये क्लास यूपीएससी सीएससी 2020 यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कोड देख रहे हैं सुमित 10, ये मेरा कोड है। आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। जैसा 2 साल के कोर्स का जो है प्राइस जो है वो है 64,000, बट आप मेरा कोड यूज़ करोगे आपको 57,000 में मिलेगा। दूसरा, 1 ईयर के कोर्स में अगर मैं बात करूं दोस्तों आपका, तो 1 ईयर के कोर्स में मैं बात करता हूं तो ये कोर्स होगा 44,000 का, बट आप मेरा कोड यूज़ करोगे 39। अब दूसरा सवाल मैं समझ रहा हूँ क्या हो, आप बोलोगे सर बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। मुझे पता है दोस्तों महंगा है, बट क्या करें, है ना। अपने लाइफ को, अपने इस करियर को सेट करने के लिए कुछ तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होगी। आप ये मत सोचना यहीं पर आकर लड़ाई ख़त्म हो जाती है। लड़ाई आगे भी है दोस्तों। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको पंचुअल, बहुत सारे और भी आपको काम यहाँ पर करने पड़ेंगे। सो अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आप ये बनो, ठीक है, आप ये बनो, सो दोस्तों इन चीज़ों के लिए तैयार रहो। दीज आर द ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, इनके लिए आप तैयार रहो। दीज आर द इन्वेस्टमेंट विच विल मेक योर करियर। अदरवाइज इफ़ यू, अगर आप नहीं करोगे तो इट विल ब्रेक योर करियर। आप देख लो क्या करना है आपको गाइज। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं तो इसी एक जर्नी के अंदर मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है क्या, मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है गाइज़ क्या, मिशन आईएएस का प्रोग्राम है हमारा 2020। और जो दूसरा प्रोग्राम है हमारा वो सेम यही है, मिशन आईएएस 2021 का प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं दोस्तों, और ये प्रोग्राम आपके स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसमें पहला बैच आपका आ चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच है। सो स्टार्ट हो चुका है। आप सुमित 10 का यूज़ कीजिए और इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड याद रहे दोस्तों, कोड सुमित 10 ही यूज़ करना, अदरवाइज़ मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। आप जब कोड लेके आप ज्वाइन करोगे तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी मिलेगा, यहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी भी मिलेगा, आपको यहाँ पर इकोलॉजी भी मिलेगा। बस याद क्या रखना है दोस्तों आपको, कोड, और कोड क्या है दोस्तों मेरा सुमित 10, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, सुमित 10 कोड ही आपको इस्तेमाल करना है। पहला सवाल है दोस्तों किससे, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या होती है देख लेते हैं, चलिए सवाल समझो पहले। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है दोस्तों, जो एक आपके स्टैट्यूट कानून से बने वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वन सलाहकार समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है, पहला सवाल। दूसरा, द रोल ऑफ दिस कमेटी इज एडवाइजरी। इस समिति की भूमिका क्या है दोस्तों, सलाहकार की भूमिका है। तीसरा क्या कह रहा है, इट कंसिडर्ड द क्वेश्चन ऑन द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट यूज सच एज द माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, टाउनशिप, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ द ग्रांटिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस। कह रहा है कि यार ये जो आपका है इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, इसका पर्पज़ है कि जो नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है ना, हमारी ज़मीन जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है, उसको नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए डाइवर्स करना है ना। भाई मुझे फॉरेस्ट एरिया में मुझे माइनिंग करनी है, खनन करना है, इंडस्ट्री लगानी है, मुझे कोई टाउनशिप प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो उसमें सरकार को ये सलाह प्रदान करती है, ठीक है। अपने को सही जवाब देना है। तो मैं बताऊं, बिल्कुल बात सही है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी ना किसी स्टैट्यूट, किसी ना किसी कानून के द्वारा बनी है, इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो कानून दिया गया है ना, यहाँ पर कानून बताया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये गलत बात है। यहाँ पर एक किसके द्वारा बनी है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के द्वारा बनाई गई थी, 1980 में बनी थी। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। सो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है दे आर करेक्ट। ये एडवाइजरी बॉडी मतलब सलाहकार समिति है, पहली बात तो याद रखो, एडवाइजरी का मतलब है सलाहकार, जो इसकी सलाह होगी वो सरकार पर बाध्य नहीं होगी। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s। ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसको गठन किया गया था इसका। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इट कंसिडर्ड द क्वेश्चन, मैंने बताया ना आपका कि फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट पर्पज से, है ना, जंगल का इलाका है उसको दोस्तों हमने किसी इंडस्ट्री को देना है, माइनिंग को देना, उस पर ये सरकार को क्या देती है, बेसिकली सलाह देती है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा इरावदी डॉल्फिन से। देखो भारत में कुल मिला के ना 6 प्रकार की डॉल्फिन की स्पीसीज पाई जाती है ना। इरावदी डॉल्फिन वो डॉल्फिन है जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन बेसिकली इरावदी रिवर और लेक चिल्का, सबसे ज़्यादा जो इनकी पॉपुलेशन है वो चिल्का लेक में पाई जाती है। और चिल्का कैसी लेक है दोस्तों, ब्रैकिश वाटर लेक है, खारे पानी की। तो ये जो
आपको दिख रही है इरावदी डॉल्फिन, ये खारे पानी में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है गंगेटिक डॉल्फिन, है ना, जिसको हम नेशनल एक्वाटिक एनिमल में मानते हैं और गंगा नदी में पाई जाती है। वैसे भारत के अंदर हम बात करें तो गंगेटिक डॉल्फिन, उसके बाद ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन, ये सारी कई 6 वैरायटी की डॉल्फिन जो है वो भारत में पाई जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इरावदी डॉल्फिन। So of the 6 variety of the dolphin that are found in India, rivers, lakes and around the coastline, the Irrawaddy dolphins are among the highest in number। कह रहा कि इरावदी डॉल्फिन सबसे ज़्यादा, अभी तो मैंने बताया सबसे कम है। सो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया ना। सो इन इंडिया इरावदी डॉल्फिन आर फाउंड मेनली इन द चिल्का लेक, ये बात बिल्कुल सही है, भारत में सिर्फ और सिर्फ चिल्का लेक में ही पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन इज फाउंड मोस्टली इन द ब्रैकिश वाटर, ये भी तो बताया मैंने, खारे पानी में पाई जाती है। वैसे गंगाटिक डॉल्फिन मीठे पानी में, ये खारे पानी में पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर क्या है, तो इसमें सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत था। ठीक है, सो मैंने बता दिया भारत में कुल मिला के 6 वैरायटी पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन सबसे कम पाई जाती है। ये इसकी शेप है, कुछ ऐसा देख सकते हो आप। गंगाटिक डॉल्फिन जो है वो ताज़ा पानी की है, ब्रह्मपुत्र भी ताज़ा पानी की है, लेकिन इरावदी खारे पानी की मुख्यतः चिल्का में पाई जाती है। अभी चिल्का में डॉल्फिन का एक सर्वे हुआ था जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था, तो उसमें पता क्या चला था कि भारत में कुल मिला के 146 एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इरावदी डॉल्फिन इसका ये साइंटिफिक नेम है। एक फ्लैगशिप स्पीसीज है चिल्का लेक की, मतलब चिल्का लेक की अगर हम बात करें तो बहुत प्रमुख प्रजाति है। फ्लैगशिप मतलब प्रमुख प्रजाति है। चिल्का इज होम ऑफ द ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन इन इंडिया। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी क्या है दोस्तों? देखो एडीबी एक रीजनल बैंक है दोस्तों, है ना। ये इसको हेडक्वार्टर स्थापित 1966 में बनाया गया था, 1966 में इसको बनाया गया था। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है दोस्तों? मनीला में। 2 दिन पहले हमने कोड भी टॉपिक पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो तो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसको फुल फॉर्म दिया था हमने AIIB, बताया था कि नहीं बताया था? सो AIIB के बारे में बताया था, बस उसका हेड ऑफिस कहाँ था? बीजिंग के अंदर, याद है आपको? तो आज हम बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। सवाल देखिए कुछ इस प्रकार से है, इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट बैंक। हाँ, भारत इसका एक सदस्य है, बिल्कुल सही बात है, फाउंडिंग मेंबर है हम इसके। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस रिपोर्ट इज एन एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। नहीं यार, एडीबी की ये नहीं होती, एडीबी का होता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, है ना, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एडीओ। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस क्या है? अभी बताया मैंने, बताया ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो AIIB जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? बीजिंग में, उसकी ये रिपोर्ट है। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत अपना। ओनली रीजनल कंट्रीज आर एलिजिबल टू इट्स मेंबरशिप। देखो इसका मेंबर तो USA भी है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि रीजनल मेंबर मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका एशिया के मेंबर, रीजनल मतलब सिर्फ एशिया के होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो एशिया के तो नहीं है यहाँ पर, तो आप देखोगे तो US से भी है, तो नहीं है। सो पहला ओनली ए जो है, ओनली 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया जो है इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस रीजनल डेवलपमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिपोर्ट एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है किसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, ओनली रीजनल कंट्रीज दैट आर एलिजिबल फॉर इट्स मेंबरशिप, ये बात जो है गलत है, हमने बताई दी आपको। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ADB जो है एक डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर, है ना। एम क्या है दोस्तों? भाई एशिया का सोशल मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास करना, यही इसका काम है, एशिया और पैसिफिक रीजन का। 31 मेंबर थे जब इसको स्थापित किया था, 68 मेंबर है, 68 मेंबर है। इनमें से 49 जो है वो एशिया और पैसिफिक से बिलोंग करते हैं, 19 आउटसाइड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो किसके पास है? जापान के पास, उसके बाद में दूसरे नंबर पर USA के पास। भारत इसका एक मेंबर है और इसकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। अभी हाल ही में इसकी कुछ रिपोर्ट आई थी ADO, उसमें बताया गया था कि भारत जो है वो 4% नेगेटिव में हो जाए। कोरोना के चक्कर में भारत की जो ग्रोथ है ना वो नेगेटिव में -4% चली जाएगी, लेकिन चाइना कह रहे हैं कि पॉजिटिव आउटलुक है, 1.8% की सकारात्मक वृद्धि इसमें जो है वो होगी, है ना, ये बात बोली गई थी। सो बाकी जो रिपोर्ट इसमें दी गई है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की रिपोर्ट है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगली बात करते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, है ना। दोस्तों रिपोर्ट दी गई, इसमें बताना है कौन सी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा लॉन्च की गई है। देखो ये कह रहा है CPI अर्बन। देखो CPI क्या होता है पहले समझो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली भारत के अंदर इन्फ्लेशन को मापने के लिए हम 2 इंडिकेटर यूज़ करते हैं, CPI और WPI। CPI होता है दोस्तों कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूम जो हम करते हैं ना। WPI कहाँ पर होता है? होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। और इसे हम इन्फ्लेशन मान के चलो, मैं उपभोक्ता हूँ, ठीक है, तो मैं रूरल लेबर हूँ,
तो मैं पहले कोई चीज़ खरीदता था 10 रुपये में, अब वो बढ़ के होगी 12 रुपये में। तो कितना बढ़ गया? 2 रुपये बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया? 10 पे बढ़ गया। परसेंटेज के लिए क्या कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई 2, ये कितने पे? 5, कितना हो गया दोस्तों आपका? 20% बढ़ गया। तो 20% क्या होगी? इन्फ्लेशन। सीपीआई रूरल लेबर कितनी होगी? 20%। ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसमें से पूछा क्या है आपको? सीपीआई ये सारे के सारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं, सबके सब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कंज्यूमर यहाँ अलग अलग है, अर्बन अलग है, रूरल अलग है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वर्कर, है ना। आप देखोगे ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, सिर्फ एग्रीकल्चर में जो लेबर का काम करते हैं वही आएंगे, रूरल लेबर में जो रूरल एरिया में लेबर का काम करते हैं वही आएंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर इसमें इंडस्ट्रीज के लोग आएंगे। तो ये बहुत देखोगे तो आप नैरो है, बहुत कम लोगों को ये इंक्लूड करता है, बट अर्बन और ये रूरल जो है ये ज़्यादा बड़े हैं, ये बड़े लेवल पे ये आपका डेटा कैप्चर करते हैं। सो यही होगा इसका आंसर सही। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल ये दो बताता है। सही जवाब होगा इसका दोस्तों क्या? सी। मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा इसका जवाब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है। आप देख रहे हो एग्रीकल्चर, रूरल लेबर, तो ये लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री जो लेबर है एंड एम्प्लॉयमेंट वो बनाती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिस्टिक नहीं बनाती, ठीक है। और वो बहुत नैरो सेगमेंट है, तो उसको कवर करने के लिए बड़ा डेटा चाहिए, है ना। और वो बड़ा डेटा कौन सा आया दोस्तों आपका? सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल, एक दोनों का भी आता है, सीपीआई रूरल, ठीक है, मतलब रूरल और अर्बन। ये वन हॉर्न रहनो जो है, एक सींग का गैंडा, और ये अगर हम बात करें तो अपने हंटर का वाहन है, हंटर सर जो हैं इसी पर बैठ के चलते हैं, इसी पे बैठ के वो शिकार करने के लिए जाते हैं। तो अभी मैं बता दूं दोस्तों, इसके बारे में कुछ पूछा गया है न्यूज़ में, क्यों है पता है? पटना के एक जू में ना एक आपका रहनो है, उसने काफ को जन्म दिया। पटना में कुल मिला के 14 आई थिंक रहनो हो गए हैं। पहले जो इनका मेन जो है वो तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, आपको पता होगा। और ये जो एक सींग वाला है ना, जो इसके आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा रहनोसोर्स में से एक है। यार ये इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, इनको बचाने के लिए हमने एक चलाया था क्या? विज़न 2020, रहनो विज़न 2020, ठीक है, वो हमने चलाया था। तो इससे हमने पॉपुलेशन का टारगेट रखा था कि हम इनकी पॉपुलेशन 3000 तक बढ़ा देंगे, ठीक है, ये हमारा टारगेट था। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वन हॉर्न रहीनो। द इंडियन रहीनो विजन 2020 एक एम्बिशियस एफर्ट है टू अटेन अ वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 3000। देखो हमारा पर्पज़ ही क्या था कि वाइल्ड में, मतलब जंगल में हम कम से कम 3000 से ज़्यादा एक सींग वाले रहीनो जो है वो असम में हम कर देंगे। ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है एशिया के अंदर, तो मैंने बता ही दिया। दोनों की दोनों बात एकदम चकाचक है, सही की सही है, दोनों की दोनों। सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों की दोनों क्या है दोस्तों? सही है ना। सो दोस्तों दोनों बात सही है। अभी पटना के जू में मैंने बताया था एक जन्म दिया, 13 गैंडे हो गए हैं अब वहाँ पे कुल मिला के। ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, ये भी मैंने बता दिया, है ना, सबसे बड़ा है दोस्तों ये। एसएसएस की पॉपुलेशन थी देखो 1985 में एक, फिर अभी इतनी है और अभी 18, ठीक है। सो ये है आपका, चल रहा है, बढ़ रहा है। सो 11 रिजर्व एरिया हैं इंडिया और नेपाल में जहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है। और IUCN की लिस्ट में अगर बात करें तो हम ये वल्नरेबल जो है इसको रखा गया है, थ्रेटेंड स्पीसीज है दोस्तों ये। सो इंडियन रहीनो विजन मैंने बताई था, इसका 2020 का इसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। हमारा पर्पज़ क्या था कि हमें 3000 से ज़्यादा वाइल्ड के अंदर, मतलब जंगल के अंदर रहीनो की पॉपुलेशन होनी चाहिए। थ्रेटेंड स्पीसीज है ना, डरा हुआ है, बट आप मत डरो यार, आपको डरने की बात नहीं है। आपके लिए चौधरी साहब लेके आ गए हैं दोस्तों मिशन IAS 2020 और मिशन IAS 2021 का प्रोग्राम मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। बस कोड याद रखना, आपको क्या यूज़ करना है दोस्तों? SUMIT10। यू हैव टू यूज़ दिस कोड SUMIT10। बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। मैंने बताया ना आपको 10% का क्या मिलेगा? ऑफ। बट ऑफ की बात नहीं है दोस्तों, ऑफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑफ नहीं, यहाँ से आपको पूरा मैं क्या दूंगा दोस्तों? गाइडेंस दूंगा। आप मेरे गाइडेंस के अंदर देखो, मैंने इस एग्जाम को ना 2 बार क्लियर किया है, 2 बार मैंने इस एग्जाम को दिया है, 15 के अंदर और 17 के अंदर मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो मेरे पास वो ट्रिक्स हैं, मेरे पास वो टिप्स हैं, वो हैक्स हैं, जिससे आप भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो याद रहे दोस्तों, आप इसको ज्वाइन करोगे, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लोगे और बस कोड क्या यूज़ करोगे आप? जस्ट डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप, यहाँ पर गोल में चूज़ करो UPSC CSC, यहाँ पर जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में देखो मैंने आपको बताया या तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो या 2 साल का, 2 ईयर। ये सब्सक्रिप्शन के रेट रिवाइज हो चुके हैं, आपको पता ही होगा। 1 ईयर का जो था वो 64,000 और 2 ईयर का जो है वो दोस्तों कितना? 44,000। ज़्यादा है? हाँ, तो आप मेरा कोड लगाओ ना। 1 ईयर का 2 ईयर का मिलेगा 57,000 में, और 1 ईयर का कितने में मिलेगा आपको दोस्तों? ये मिलेगा आपको 39,000 के अंदर, 39,000 रुपये के अंदर, ठीक है।
और दोनों आपको कोर्स मिलेंगे। बस कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों, सुमित 10। आप याद रखना, आपको कोड क्या यूज़ रखना है, सुमित 10। सुमित 10 जो कोड है आपको यूज़ करना है, आप डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये भी ज़्यादा, हाँ दोस्तों कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी। और यही नहीं, ये ज़्यादा यही नहीं होगा, ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी ज़्यादा होगी, आपकी लगन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो डिसिप्लिन में भी ज़्यादा रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा तो बहुत कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो आपको एक ज़्यादा का जो मुकाम है वो मिल पाएगा ना। आईएएस ऐसे ही थोड़ी ना बन जाते हैं, ठीक है। सो डरिए मत दोस्तों, जुड़िए मेरे साथ, और मैं आपको इस अंधेरे मार्ग में मैं चाहता हूँ मैं आपको आगे लेके जाऊँ। चलिए दोस्तों, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।